नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर होता ये है कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या बस अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो तथ्यों की लंबी लंबी सूचियां बड़ी उबाऊ लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि इन बातों का आपस में कोई सिर-पैर ही नहीं है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इन अलग अलग और बिखरे हुए लगने वाले तथ्यों को जोड़कर एक बहुत ही दिलचस्प और यादगार कहानी में बदलने वाले हैं। इस पूरी चर्चा को 4 आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला, विज्ञान और पृथ्वी। दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग्स का युग। तीसरा, शासन और अर्थव्यवस्था। और आखिर में कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव और उपलब्धियां। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, विज्ञान और पृथ्वी, यानी हमारी इस प्राकृतिक दुनिया को समझना। शुरुआत रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की एक बहुत ही बेसिक सी चीज से करते हैं। एक तत्व या एलिमेंट आखिर होता क्या है? असल में कोई भी ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं यानी एटम से बना हो उसे तत्व कहते हैं। विज्ञान की पूरी इमारत इसी छोटी सी परिभाषा पर खड़ी है। जैसे कि सोना, चांदी या फिर ऑक्सीजन, ये सब तत्व हैं क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के परमाणु मौजूद होते हैं। है ना बिल्कुल सीधा और सरल? अब केमिस्ट्री से जरा बॉटनी की तरफ चलें तो एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया सामने आती है। आपने सूरजमुखी के फूल को दिन भर सूरज की दिशा में घूमते हुए तो देखा ही होगा। पौधों का सूरज की रोशनी की तरफ इस तरह प्राकृतिक रूप से आकर्षित होना हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है। प्रकृति की यह अद्भुत प्रतिक्रिया हमें दिखाती है कि जीवन अपने अस्तित्व के लिए ऊर्जा के स्रोतों की ओर कैसे खिंचा चला जाता है। विज्ञान की इन बातों से बाहर निकलकर अब जरा अपनी पृथ्वी के इस अद्भुत भूगोल पर नजर डालते हैं। अलास्का के कटमाई पर्वत को एक बहुत ही रहस्यमयी नाम दिया गया है, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, यानी हजारों धुएं की घाटी। एक ऐसे नज़ारे की कल्पना कीजिए जहां हर तरफ से बस धुएं के गुबार उठ रहे हों। ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण इस जगह को ये नाम मिला है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी धरती के भीतर कितनी अपार ऊर्जा छिपी हुई है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, वॉरेन हेस्टिंग्स का युग, जहां हम इतिहास और साहित्य का एक बहुत ही अनोखा कनेक्शन देखेंगे। अब जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कानून था पिट्स इंडिया एक्ट। इसका प्राचीन संस्कृत के शास्त्रीय साहित्य से भला क्या लेना देना हो सकता है? पहली नज़र में राजनीति और कला के बीच कोई सीधा तार जुड़ता हुआ नहीं दिखता। राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है और साहित्य भावनाओं के। लेकिन अगर गहराई में जाएं तो एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक कड़ी मिलती है। वो छिपी हुई कड़ी ये है कि ये दोनों ही युगांतरकारी घटनाएं वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान हुई। एक तरफ साल 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की दिशा बदल दी। और ठीक उसी दौर में विलियम जोन्स ने कालिदास के महान नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। यानी एक ही शासनकाल में जहां एक तरफ सख्त प्रशासनिक कानून बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के महान साहित्य की गूंज पश्चिमी दुनिया तक पहुंच रही थी। चलिए इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब बात करते हैं भाग 3 की, शासन और अर्थव्यवस्था के बारे में। नागरिक प्रशासन और न्यायपालिका की बात करें तो शक्ति का सही हाथों में होना बहुत जरूरी है। भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उसके गठन और शक्तियों को तय करने के लिए कानून बनाने की पूरी ताकत केवल संसद के पास है। एक लोकतांत्रिक देश की नींव इसी से मजबूत होती है। देश की सबसे बड़ी अदालत कैसे काम करेगी, यह तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की सर्वोच्च विधायी संस्था को ही दिया गया है। शासन व्यवस्था से अब जरा अर्थव्यवस्था की सेहत मापने वाले मीटर की ओर मुड़ते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसे हम IIP भी कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा वजन यानी भार विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कारखानों और उद्योगों में जो भी उत्पादन हो रहा है वो किसी भी देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी हिस्से पर, महत्वपूर्ण पड़ाव, तारीखें और खेल के दुनिया के रिकॉर्ड। कई बार इन तथ्यों और तारीखों को याद रखना बड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक काम आ सकती है। उदाहरण के लिए 14 नवंबर को ही ले लीजिए। ये तारीख एक एंकर की तरह काम करती है।
एक तरफ हम इसे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और मजे की बात यह है कि ठीक इसी दिन से राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह भी शुरू होता है, जो 20 नवंबर तक चलता है। तो अगली बार जब बाल दिवस याद आए तो साथ में किताबों को भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब तारीखों से आगे बढ़कर खेल की दुनिया के एक बड़े मील के पत्थर की ओर चलते हैं। वैश्विक और भारतीय खेलों के इतिहास में साल 2010 बहुत मायने रखता है। इसी साल राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसने पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और जब भी 2010 के इन कॉमनवेल्थ गेम्स की बात होती है तो भारतीय निशानेबाज गगन नारंग का नाम बहुत ही शान से लिया जाता है। उस बड़े मंच पर उन्होंने एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की थी, पुरुषों के वर्ग में सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि समर्पण और एकाग्रता से सर्वोच्च स्तर पर कैसे इतिहास रचा जा सकता है। अब जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण खत्म हो रहा है, मन में ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि आखिर इन अलग अलग बातों को, चाहे वो विज्ञान के परमाणु हों, इतिहास के कानून हों या खेल के मैदान की उपलब्धियां, इन सबको एक साथ समझना क्यों जरूरी है। असल में ये अलग अलग दिखने वाले तथ्य ही वो धागे हैं जो आपस में जुड़कर हमारी इस जटिल दुनिया की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। जब हम इन कड़ियों को जोड़ना सीख जाते हैं तब हमारी समझ सच में एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। तो क्या हम इन कड़ियों को जोड़कर दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए तैयार हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।